Welcome to my class student. It's class 8 English Honeydew. We are doing chapter 6 The Geordie's Fawn and this is session 2. In the first session हमने क्या देखा? जॉर्डी एक बहुत ही प्यारा सा लड़का है, प्यारा सा बेटा है. उसके पापा पेनी जिनको रटल स्नेक ने काट लिया था, तो जॉर्डी ने क्या कहा, क्या किया, डो के लीवर, एक डो को उन्होंने मारा और उसके लीवर और हार्ट से पेनी के पॉइजन को उन्होंने निकाला. लेकिन जॉर्डी किसी भी तरीके से जो डो है उसके फॉन को नहीं भूल पा रहा था. तो उसने अपने पापा को कन्विंस किया कि पापा, वो जो फॉन है वो जंगल में अकेला है, भूखा है, तो क्या मैं उसको घर ला सकता हूँ, क्या मैं उसे बड़ा कर सकता हूँ. तो उसके पापा ने कहा, पेनी ने कहा कि यस, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ द फॉन्स मदर, तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द फॉन. तो उन्होंने अलाउ कर दिया और जॉर्डी ने अपनी मम्मा को भी कन्विंस किया और मिलविल के साथ वो जंगल में गया जहाँ की उसके पापा को रेटल स्नेक ने काटा था और उन्होंने डो को मारा था. लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस सेशन. नाउ जॉर्डी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन. अब वो किसी भी तरीके से वो फॉन के बारे में ही सोच रहा है और वो किसी भी तरीके से अपने आप को से अलग नहीं कर पा रहा है. दे पास अबैंडन क्लियरिंग और वो लोग वहां पर गए, उस पार्ट में गए कि जहां पर बहुत सारे क्लियरिंग, मतलब बहुत कुछ क्लियर करने के लिए ऐसे ही छोड़ा हुआ था, अबैंडन क्लियरिंग. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. उन्होंने कहा यहाँ से नॉर्थ की तरफ चलो. इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय द स्नेक. यहाँ से थोड़ी दूर पर पा को रेटल स्नेक ने काटा था. एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन. और वहीं हमने डो को मारा था और मैंने फॉन को देखा था. सडनली जॉर्डी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विथ हिम. लेकिन अचानक क्या हुआ, जॉर्डी को अच्छा नहीं लगा कि मिलविल उसके साथ जाए, उस जगह पर जाए, फॉन को ढूंढे, क्योंकि वो फॉन को खुद ढूंढना चाहता था. इफ द फॉन वॉज डेड, क्योंकि मिलविल ने कहा कि अगर वो फॉन जिंदा रहा तो जरूर वो हमें मिलेगा. तो यहाँ जॉर्डी को अचानक से ऐसा लगा कि मिलविल के बगैर उसे जाना चाहिए, क्योंकि यदि फॉन डेड रहता, यदि फॉन मरा हुआ मिले, तो ही कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. और अगर जॉर्डी को नहीं मिलेगा तो जॉर्डी अपने डिसअपॉइंटमेंट को उसे दिखाना नहीं चाहता था. मिलविल के सामने वो अपनी कमजोरी को दिखाना नहीं चाहता था, अपने डिसअपॉइंटमेंट को नहीं दिखाना चाहता था. एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और यदि फॉन मिल जाता, द मीटिंग वुड बी सो लवली. तो फॉन से मिलने की जो वो मुलाकात की जो वो घड़ी है, वो इतनी प्यारी घड़ी होती, इतनी प्यारी वो मुलाकात होती. एंड सो सीक्रेट, और वो इतना सीक्रेट होता कि ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. तो जॉर्डी उस मोमेंट को भी शेयर नहीं करना चाहता था मिलविल के साथ, क्योंकि वो जॉर्डी उस फॉन को अपना समझता था और जॉर्डी बहुत ही उत्सुकता से उस फॉन को ढूंढ रहा था. लेकिन मिलविल ने एक उसके अंदर डाउट डाल दिया कि इफ इट आई जस्ट डोंट थिंक दैट फॉन वुड बी अलाइव, इट कुड बी डेड. तो जो जॉर्डी था उसके दिमाग से ये सारी बातें निकल नहीं पा रही थी. एंड ही डजंट वांट मिलविल टू बी with him to see either his disappointment or his excitement when he will meet the fawn. He said, "It's not far now." तो कैसे अब मिलविल को न जाने से रोके, तो उसने क्या कहा कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जो स्क्रब है वो हॉर्स के स्किन के लिए बहुत ही हार्श है और बहुत ही थिक है, वो हॉर्स इसे क्रॉस नहीं कर पाएगा. आई कैन मेक इट ऑन फुट. तो इससे बेहतर है कि मैं आगे का रास्ता पैदल चलूं. तो आप ऐसा करो, आप यहाँ मेरे लिए वेट करो घोड़े के साथ, मैं आगे पैदल चलता हूँ. क्यों आगे पैदल चलता हूँ, आपको रीजन पता है, क्योंकि वो मिलविल को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. तो मिलविल ने क्या कहा कि मैं तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने मेरे भरोसे आपको यहाँ जंगल में भेजा है. सपोज यू गॉट लॉस्ट, यदि तुम गुम हो गए, और गॉट बिटन बाय द स्नेक, यदि तुम्हें भी किसी रेटल स्नेक ने काट लिया, तो फिर क्या होगा. लेकिन जॉर्डी को तो मिलविल को लेके जाना ही नहीं था. तो उसने क्या कहा, आई विल टेक केयर, मैं अपना ख्याल रख लूंगा. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन. हो सकता है मुझे बहुत लंबा समय लगे फॉन को ढूंढने में. इफ ही इज वेंडर्ड, यदि वो इधर उधर घूम रहा हो तो मुझे समय लग सकता है उसे ढूंढने में. लीव मी ऑफ राइट हियर, आप मुझे यही उतार दो, मैं आगे पैदल निकल जाऊंगा.
ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, लेकिन तुम ज्यादा घबराओ मत, आराम से उसे ढूंढना. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम्हें पता है यहाँ नॉर्थ है और ईस्ट कहाँ है. तो वो जस्ट पूछ रहे हैं जस्ट टू गेट एश्योरेंस कि यस द बॉय विल नॉट गेट लॉस्ट इन द जंगल एंड द बॉय विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. तो ही इज जस्ट आस्किंग अबाउट द डायरेक्शन. As you are saying this is north, of if this is north, which one is the east? Because बच्चे को यही आना है, इस पर्टिकुलर स्पॉट में ही फॉन को लेकर आना है. There and there, then he has the Jody has shown that is the north, that is the east. The tall pine makes a bearing. और वो जो tall pine का जो पेड़ है उसी से हमें डायरेक्शन का पता चलेगा. ये जो है यही लैंडमार्क है और ऐसे ही हमें साइड्स का डायरेक्शन का पता चलता है. सो लॉन्ग, बोले इतना लंबा. सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज, बोले कि हाँ बहुत लंबा है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, आप यहाँ पर मुझे उतार दो. He waited for the sound of the hooves to end. और तुरंत वो जॉडी नहीं गया जंगल में अंदर, उसने वेट किया कि वो घोड़े के लौटने की जो आवाज है, साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, जब तक वो घोड़े की सरपट वो आवाज बंद नहीं हो गई तब तक जॉडी वहीं पे था. वो बिल्कुल निश्चिंत होना चाहता था कि मिलविल उसे वहां से छोड़ के चले गए. देन कट टू द राइट, फिर उसने क्या किया, राइट की तरफ वो मुड़ा. द स्कोप वाज स्टिल, तो जितना वहां पे जो स्कोप थे वो स्टिल थे, वहां कोई हलचल नहीं हो रही थी. Only his own crackling or twigs sounded across the silence. लेकिन सिर्फ वो जब चल रहा था तो जो ट्विग्स हैं वो टूट रहे थे, उसी की क्रैकलिंग साउंड हो रही थी उस साइलेंस में. See how interestingly it is written nicely. Only his own crackling of twigs sounded across the silence. तो क्या चीज की साउंड हो रही थी, वो जब चल रहा था तो उसके चलने से जो ट्विग्स टूट रहे थे उनकी जो चटक की आवाज हो रही थी पूरे साइलेंस में, पूरे सन्नाटे में. तो सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लाइज्ड, हाँ बहुत दूर है मिलविल. तो ही वेटेड फॉर द साउंड्स ऑफ द हूव्स टू एंड, तो जॉडी तुरंत नहीं गया जंगल में अंदर, उसने वेट किया घोड़े के चलने की आवाज के बंद होने तक. साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड की मतलब अगर घोड़े के सरपट वाली आवाज नहीं आ रही है, कदमों की आवाज नहीं आ रही है, मतलब घोड़ा चला गया है, दूर चला गया है. देन कट टू द राइट, और फिर उसने राइट लिया, दाहिने तरफ हो गया. द स्क्रब वॉज स्टिल, राइट द स्क्रब वॉज स्टिल, जब वो गया राइट की तरफ तो वहां जो स्क्रब था वो एकदम शांत थे. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग और ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और वो जो चल रहा था जॉडी तो उसके चलने से जो ट्विग्स, जो पेड़ों की छोटी छोटी टहनियां जो पांव के नीचे आती है, उनके टूटने की जो क्रैकलिंग साउंड है वही सन्नाटे को चीर रही थी, वही वो सन्नाटे के चारों तरफ थी. He wondered for an instant if he had mistaken his direction. थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगा कि कहीं मैं अपनी दिशा तो नहीं भूल गया, कि मुझे गलत तो नहीं, मुझे लग रहा है कि हाँ दिस इज राइट एंड आई नीड टू गो दिस साइड. He wondered for an instant, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा if he had mistaken his direction, कि वो अपनी दिशा भूल गया है, उसे जहां जाना चाहिए वो वहां नहीं जा रहा है. Makes the bearing acts as a compass and helps to identify direction. तो जो पाइन ट्री था that acted as a compass and helps to identify direction. तो उसे पता था इधर नॉर्थ है उधर ईस्ट है, क्योंकि वो जो पाइन ट्री था उसको उसने एज ए लैंडमार्क उसने उसको पहचान दे रखी थी, and that acts as a compass. Then a buzzard rose in front of him. तुरंत क्या हुआ, उसके सामने से एक बजर्ड रोज हुआ. बजर्ड एक वल्चर लाइक बर्ड जो कि डेड बॉडीज को खाते हैं. एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उसने अपने पंख फ्लैप किए. ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, तो ओक्स के नीचे उसने देखा कि जो भी डो का जो कारकास था जिसको उन्होंने मारा था उसको वो क्लियर करने वहां आया था. बजार सेट इन अ सर्कल अराउंड द कारकास ऑफ द डो, और वो बजार्स मीन्स बहुत सारे बजार्स, बहुत सारे बजार्स उस डो के शव के चारों तरफ बैठे हुए थे. दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम, तो उन्होंने क्या किया उसकी तरफ अपने जो नेक्स हैं
उनको हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। जब उन्होंने इसको देखा, जॉडी को देखा, तो दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम, और उसकी तरफ उन्होंने हिस साउंड किया। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. लेकिन जॉडी डरा नहीं। जॉडी ने क्या किया, उसके पास एक टहनी थी, उसने उसको इस तरह से उनकी तरफ फेंका, तो वो क्या किए, उड़कर पास के एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। तो क्या हुआ, दे टर्न देयर हेड्स ऑन द लॉन्ग स्क्रोनी नेक्स। तो उनके जो नेक्स हैं, आपको पता है बजर्स जो है, वल्चर बर्ड्स जो है, उनके नेक्स बहुत बड़े होते हैं। तो उन्होंने अपने नेक के से ऐसे करके हेड किया, टर्न देयर हेड, और उन्होंने जॉडी को देखा, तो उन्होंने उसको डराने के लिए हिश साउंड किया, एक साउंड किया। लेकिन जॉडी डरा नहीं। उसके हाथ में जो बो था, उसके हाथ में जो एक टहनी थी, उसने उनकी तरफ ऐसे फेंका, तो वो उड़कर पास के एक ट्री में जाके बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स, लार्ज कैट प्रिंट। तो वहां जो बालू थी, वहां जो सैंड था, उसने क्या दिखाया कि बिग कैट कौन, लेपर्ड हो सकता है। तो बिग कैट हम बोलते हैं, लेपर्ड को भी बोलते हैं। तो उसके प्रिंट थे। लेकिन जो जानवर होते हैं, जो बिग कैट्स होते हैं, वो खुद अपना शिकार करते हैं। वो किसी और के शिकार को, वो नहीं, डेड बॉडी को वो टच नहीं करते। किसी और ने अगर किसी जानवर को मारा है, तो जो बिग कैट्स है उसको टच नहीं करते, क्योंकि वो अपने मारे हुए जानवर को ही टच करते हैं, उसको खाते हैं। तो वहां पे लार्ज कैट के प्रिंट्स थे, पांव के प्रिंट्स थे, बट द बिग कैट्स किल्ड। देखो ये बिग कैट है, लेपर्ड है, ये कभी भी दूसरे के मारे हुए जानवरों को नहीं खाते, खुद अपना शिकार करते हैं और उसको खाते हैं। Buzzard, a large bird like the vulture that eats the flesh of dead animal, और adjacent माने नियर बाय। ये देखो, ये बजार्ड, आपको पता है ना, अगर कोई डेड बॉडी रहती है जंगल में, ये जो बर्ड्स होते हैं, ये क्लियर करते हैं जंगल को। इनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जितने भी डेड बॉडीज जंगल में पाई जाती है जानवरों की, उन सबको ये क्लियर करते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर द क्लियरिंग ऑफ नेचर। प्रकृति को, जंगल को साफ करने में इनका बहुत योगदान होता है। नाउ, तो वो जो बिग कैट होते हैं, वो फ्रेश किल करते हैं और उसी को खाते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। तो इसलिए उन्होंने बिग कैट ने डो को हाथ नहीं लगाया और वो कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। कैरियन बर्ड्स मीन्स वल्चर, बजर्स, दीज आर द कैरियन बर्ड्स। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. तो जॉडी ने क्या किया, उसने ग्रास को ऐसे हटाया जहां पे उन्होंने फॉन को देखा था। It did not seem possible that it was only yesterday. ऐसा नहीं हो सकता कि ये तो कल ही की बात थी कि वो इधर उधर चला जाएगा। The fawn was not there. फॉन वहां नहीं था, क्योंकि वो एक दिन पहले की बात थी। वो डो का वहां पर बॉडी रखी हुई थी और उसको कैरियन बर्ड्स खा रहे थे, वह बजार्स खा रहे थे, और वहां पर फॉन उसे नहीं दिखा। ही सर्कल द क्लियरिंग। तो उसने क्या किया, जॉडी ने पूरे क्लियरिंग की तरफ एक सर्कल किया। देयर वर नो साउंड, नो साइन। वहां कोई साउंड भी नहीं था और वहां फॉन के होने का कोई साइन भी नहीं था कि वहां फॉन वहां आएगा या वहां होगा। पार्टेड, मूव्ड और पोज्ड असाइड। उसने ग्रास को पार्टेड किया, अपने साइड में किया अंदर जाने के लिए। ना द बजार्स क्लैक देयर विंग्स। तो जो बजार्स थे, वो जो एडजेसेंट ट्री पर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और वो चाह रहे थे जॉडी जल्दी से जाए ताकि वो फिर से आके डो के कारकास को खा सके। ही रिटर्न टू द स्पॉट विद द फॉन हैड इमर्ज्ड। तो जॉडी वहां गया जहां पर उसने फॉन को देखा था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट। और उसने क्या देखा, उसने उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, उस सैंड को। और अगर उसको छोटे छोटे हूफ प्रिंट्स मिल जाते फॉन के, तो वो उनको फॉलो कर सकता। तो ही स्टडी द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। तो वहां पर उसको प्रिंट्स किसके मिले, लार्ज बिग कैट्स के प्रिंट्स मिले, लेकिन उसको छोटे वाले हूफ प्रिंट्स नहीं दिखे। द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स। रात को बारिश हुई थी और सारे के सारे निशान
बह गए थे, मिट गए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स। तो जो कैट और बजर्स के वहां पर थे, क्योंकि वो सुबह आए थे तो उनके थे, और ये जो बात है वो कल की थी, यस्टरडे की थी। तो जो फॉन के पैरों के निशान थे वो बारिश में सब धुल गए थे, वहां कोई छोटे हुप्स के निशान नहीं थे। So what have we learned today? We have learned कैसे जॉडी ने मिलविल को कन्विंस किया कि आप चले जाओ, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा फॉन को, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो डिसअपॉइंटमेंट या वेरी मच एक्साइटमेंट को देखे, जो मिलविल उसको देखे, एंड ही बिकम द विटनेस ऑफ जॉडीज डिसअपॉइंटमेंट और अ बिग एक्साइटमेंट। तो उसके बाद जॉडी आगे गया तो वहां उन्होंने कैरियन बर्ड्स देखा, बजर्स देखा, डो का कारकास देखा, डेड बॉडी देखा। उसने वो छोटे छोटे हुप प्रिंट्स ढूंढने की कोशिश की सैंड में, लेकिन वो वहां नहीं मिले, क्योंकि नाइट को रेन हुआ था, बारिश हुई थी, और वो सारे के सारे प्रिंट धुल गए थे। तो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी व्हाट हैपेंड to Jody and the fawn if he had really able to find fawn and can bring it to home. So till then, enjoy the story, read the story and say it to your friends also. I'll meet you again in the next session. Thank you.